गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू स्टार्ट द टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस प्रोग्राम? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने हाल ही में ये प्रपोजल अप्रूव किया है कि टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए। और इसके अंडर में होगा क्या, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जो भी वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं उनमें जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में, कंट्री के अंदर भी, और साथ ही उनको अब्रॉड भी भेजा जा सकता है। ठीक है। और इस साल के लिए इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 500 टीचर को इस साल ट्रेन करवा दिया जाएगा। और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है? 23.5 करोड़ रुपीस ऑन द रिसर्च एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर टीचर्स। किस फाइनेंशियल ईयर में? 2023 से लेकर 24 में। ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस प्रोग्राम ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है? तो आंसर है राजस्थान स्टेट। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द ट्रेड ट्रांजैक्शन इन रुपीज विद विच कंट्री? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? तो बांग्लादेश और इंडिया ने हाल ही में ट्रेड ट्रांजैक्शन को लॉन्च किया है, अब रुपीज के टर्म्स में। और इसका एम क्या है? जो हमारी डिपेंडेंस है यूएस डॉलर के ऊपर वो कम हो सके कहीं ना कहीं, और जो रीजनल करेंसी है वो भी मजबूत हो सके। ठीक है। तो ये पहली बार है जब बांग्लादेश ऐसा कोई बायलैटरल ट्रेड कर रहा है किसी फॉरेन कंट्री के साथ इन एडिशन टू द यूएस डॉलर। फाइन। तो इंडिया और बांग्लादेश ने हाल ही में ये ट्रेड ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है रुपीज के टर्म्स में। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। व्हाट इज द नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन टिल जुलाई इन दिस फाइनेंशियल ईयर? इस वित्तीय वर्ष में जुलाई तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना है? तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो 15.8% से इंक्रीज हुआ है और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है 4.75 लाख करोड़ रुपीस पे। ठीक है। और कब से कब तक का डेटा हम देख रहे हैं? 1 अप्रैल से लेके 9 जुलाई तक। तो ये एक साइन है इकोनॉमिक एक्टिविटी का ऑब्वियसली और टैक्स कंप्लायंस मेजर्स का, और ये डेटा रिलीज करती है हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसी के साथ गवर्नमेंट ने 26.05% ऑफ इट्स टोटल बजट एस्टिमेट अचीव कर लिया है, जिसकी वैल्यू है 18.23 लाख करोड़ रुपीस 2023 से 24 के लिए। ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना है? अगर हम सिर्फ जुलाई तक की बात करें तो आंसर है 4.75 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट है विलनियस विच होस्टेड द नाटो समिट इज इन विच कंट्री? विलनियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है वो किस देश में स्थित है? तो नाटो के कंट्री लीडर्स और डेलीगेशंस इकट्ठा हुए थे विलनियस में इस समिट के लिए। और जो नाटो समिट है इसमें लगभग 48 डेलीगेशंस मौजूद थे, जिसमें कि 2400 मेंबर्स इंक्लूड किए गए थे। ठीक है। और इसमें 40 हेड्स ऑफ स्टेट भी आते हैं। तो याद रखना है आपको कि इस इवेंट को होस्ट किया था लिथुआनिया कंट्री ने पहली बार। और लिथुआनिया कंट्री की यहाँ पे बात करें तो ये एक कंट्री है नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप में। फाइन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया कंट्री ने होस्ट किया नाटो की समिट को। याद रखना है आपको कि नाटो को ज्वाइन करने वाली 31st कंट्री कौन सी है? ये है फिनलैंड, और ये कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन कर चुकी है नाटो को। फुल फॉर्म क्या है नाटो का? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है। देखिए इसके अलावा अगर हम एक यूनाइटेड नेशंस की डेटा के बारे में बात करें तो कितने लोगों को इंडिया ने पॉवर्टी लिस्ट से बाहर निकाला है पिछले 15 सालों में, आपको ये बताना है। तो इसके बारे में पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले कहीं लेक्चर में। तो यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में बताया कि इंडिया में एक रिमार्केबल रिडक्शन देखा गया है पॉवर्टी के टर्म्स में। अगर हम बात करें तो 41.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको इंडिया ने पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है पिछले 15 सालों में। ठीक है। फर्दर यूनाइटेड नेशंस ने यह भी बताया कि 25 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की जो वैल्यूज़ थी उनको
50% से कम किया है, मतलब उसको रिड्यूस कर लिया है 1/2 से पिछले 15 सालों के अंदर अंदर। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन 25 कंट्रीज़ में इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं? फॉर एग्जाम्पल कैम्बोडिया, चाइना, कोंगो, इसके अलावा होंडुरस, इंडोनेशिया, देन मोरक्को, आफ्टर दैट सर्बिया और वियतनाम और ऑब्वियसली इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। फाइन। तो यूनाइटेड नेशन के डेटा के मुताबिक इंडिया ने 41.5 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लिस्ट से बाहर निकाला है पिछले 15 सालों में। मार्क रुते, हु हैज़ क्विट पॉलिटिक्स रिसेंटली, वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मार्क रुटे जिन्होंने हाल ही में राजनीति छोड़ दी है, ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये डच प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि ये पॉलिटिक्स को क्विट कर रहे हैं और पिछले 13 साल से यही पावर में थे नीदरलैंड्स कंट्री में, ठीक है। इसी के साथ ये लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर हैं नीदरलैंड्स की हिस्ट्री में, क्योंकि इन्होंने अपना ये पोजीशन ऑक्यूपाई किया था 2010 में। और फाइनली अब ये रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अपना रीज़न क्या है? क्योंकि ये कंसेंसस को नहीं मीट कर पाए अमंग द कोलिशन पार्टनर्स अपने गवर्नमेंट के रेफ्यूजी पॉलिसी के ऊपर। फाइन। तो बस याद रखिएगा कि मार्क रुते जिन्होंने हाल ही में पॉलिटिक्स को क्विट करने का फैसला कर लिया है, ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये हैं नीदरलैंड्स कंट्री के। कल हमने बात करी थी प्रयुत चन ओचा के बारे में, कुछ ऐसे ही न्यूज़ उनके बारे में भी हमने देखा था। और ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, किस लिए आजकल एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इसको एडजज किया गया है एज द बेस्ट मेंबर फेडरेशन इन एशिया। और ये किसने कन्फर किया है? एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन ने, ठीक है। तो जो एएफआई के प्रेसिडेंट हैं ओलंपियन एडिले सुमारीवाला, इन्होंने अवार्ड को रिसीव किया एट द 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस ऑफ एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन। कहाँ पे? बैंकॉक में, ठीक है। तो इसी के साथ ये नेशनल गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक स्पोर्ट की इंडिया के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिशन्स को कंडक्ट करने के लिए कंट्री में। और इसको फॉर्म किया गया था कब? 1943 में, ठीक है। इसी वजह से न्यूज़ में, तो इसका फॉर्मेशन ईयर भी याद रखना ज़रूरी है। विच कंट्री हैज़ डिपॉजिटेड $2 बिलियन इन पाकिस्तान सेंट्रल बैंक? किस देश ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हाल ही में जमा किए हैं? तो सऊदी अरेबिया कंट्री ने डिपॉजिट किए हैं $2 बिलियन पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में। और ये सिर्फ एक दिन पहले किया गया जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बोर्ड है वो फाइनल नोट देने वाला था टू द प्रोविजन ऑफ $3 बिलियन इन बेल आउट फंड्स अंडर अ स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ठीक है। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि सऊदी अरेबिया ने हाल ही में $2 बिलियन जमा किए हैं पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक में। अच्छा, इसके अलावा कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में डिलीवर किया है स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल्स? किस कंट्री को? यूक्रेन को। तो फ्रांस ने ऑलरेडी बहुत सारे स्कैल्प लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को डिलीवर किया है यूक्रेन कंट्री को। और स्कैल्प की बात करेंगे तो ये एक एयर लॉन्च्ड ब्रिटिश फ्रेंच मिसाइल है जिसको कि यूके फोर्सेस स्टॉर्म शैडो के नाम से जानती हैं। और ये एक तरह का लॉन्गेस्ट रेंज वेस्टर्न वेपन है यूक्रेन के पास। फाइन। तो हाल ही में स्कैल्प लॉन्ग रेंज मिसाइल्स डिलीवर किए हैं फ्रांस कंट्री ने यूक्रेन को। फाइन। Ash Gardner, who was seen in the news recently, is a cricketer from which country? खबरों में नजर आने वाले ऐश गार्डनर किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को बिलोंग करती हैं। और किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि एक बार फिर से इनको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। किस मंथ के लिए? तो आंसर है जून 2023, ठीक है। और ये तीसरी बार है जब इन्होंने ये अचीव किया है, क्योंकि पहली बार इन्होंने दिसंबर में ये टाइटल जीता था 2022 में। उसके बाद फिर फरवरी 2023 में एक बार फिर से इनको ये खिताब मिला और अब फाइनली इनको एक बार फिर से ये चीज़ दी गई। तो आपको याद रखना है कि ऐश गार्डनर ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं और चर्चे में इस वजह से हैं क्योंकि जून मंथ के लिए इनको आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन टीम में हाल ही में एशेज टेस्ट मैच को जीता है। फाइन। लेकिन इसके अलावा आजकल शेड्यूल एम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर आपसे पूछा जाए शेड्यूल एम जो आजकल चर्चे में है ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिस्टर मनसुख मांडविया ने कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ये डायरेक्शन दी है कि उन्हें रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस
और ऑडिट्स कंडक्ट करने होंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के। फर्दर इन्होंने ये बताया कि शेड्यूल एम कंपलसरी किया जाएगा एमएसएमई के फार्मा सेक्टर के लिए एक फेज्ड मैनर में, ठीक है। तो शेड्यूल एम पार्ट जो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, ये डील करता है विद गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फार्मास्यूटिकल्स के लिए, और ये कि हर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इसे फॉलो करना होगा इंडिया के अंदर। फाइन, तो बस सिंपली क्या याद रखने वाली बात है इसमें कि शेड्यूल एम किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हु इमर्ज एज द फीमेल जिमनास्ट इन द इंडिविजुअल ऑल अराउंड कॉम्पिटिशन इन द एशियन गेम सिलेक्शन ट्रायल। एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में व्यक्तिगत ऑल अराउंड प्रतियोगिता में महिला जिमनास्ट के रूप में कौन उभरी हैं? तो ये हैं एस इंडियन जिमनास्ट दीपा कर्माकर। इन्होंने एशियन गेम्स स्क्वाड में अपनी जगह बना ली है। और दीपा कर्माकर के बारे में क्या चीज़ फेमस है, ये 21 मंथ के लिए सस्पेंड हुई थी बिकॉज ऑफ डोपिंग वायलेशंस, राइट। और इसी के साथ दीपा कर्माकर ने मैक्सिमम पॉइंट्स अर्न किए और ये नंबर 1 फीमेल जिमनास्ट साबित हुई इन द इंडिविजुअल ऑल अराउंड कॉम्पिटिशन इन द एशियन गेम सिलेक्शन ट्रायल्स। कहाँ पे? जो कि हुए कालंगा स्टेडियम में। फाइन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दीपा कर्माकर। प्रवीण कुमार एंड निशत कुमार हु वर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले विच स्पोर्ट। खबरों में नजर आए प्रवीण कुमार और निशात कुमार कौन सा खेल खेलते हैं? तो पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जो हैं ये फर्स्ट पैरा एथलीट हैं उत्तर प्रदेश के स्टेट से जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है 2024 का पेरिस पैरालंपिक्स, और इन्होंने जीता था ब्रोंज मेडल। कहाँ पे? इन द मेंस हाई जंप इवेंट T64 का जो इवेंट था इन द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि हुई है पेरिस में, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि प्रवीण कुमार का ये जो मेडल है ये पहला मेडल है इंडिया के लिए इस चैंपियनशिप में। और इंडिया के जो निशात कुमार हैं इन्होंने सिल्वर मेडल क्लिंच किया था मेंस हाई जंप इवेंट में एट पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो दोनों ही पर्सन्स किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? आंसर हो जाएगा हाई जंप। Which city hosted the third G20 Sherpas meeting that drafted the leaders' declaration on key issues of global importance? किस शहर ने तीसरी G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की जिसने वैश्विक महत्व के प्रमुख मुद्दों पर नेताओं की घोषणा का मसौदा तैयार किया? तो जो तीसरी G20 शेरपास मीटिंग है जिसमें की लीडर्स डेक्लेरेशन को ड्राफ्ट किया गया ऑन की इश्यूज ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, ये कंक्लूड हुई हम्पी कर्नाटका स्टेट में। और मोर देन 120 डेलीगेट्स from G20 members, invitee countries and various international and regional organizations एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए to jointly draft and co-create the leaders declaration in this हम्पी सिटी, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसके लिए वेन्यू था हम्पी जो कि कर्नाटका स्टेट में लाई करता है। देखिए इसके अलावा हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया in the presence of रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, ठीक है। इस एग्रीमेंट का एम क्या था? जो मिलेट का यूज़ है उसको इंक्रीज करना और जो हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रमोट करना आर्म्ड फोर्सेस में हमारी, साथ ही जो न्यूट्रिशियस और सेफ फूड है उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना। फाइन, तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ एक MOU साइन किया है मिलेट के यूज़ को प्रमोट करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के बीच? तो ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रूरल लाइवलीहुड मिशन बैक्ड द स्कॉच अवार्ड अंडर द थीम स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो जम्मू एंड कश्मीर के रूरल लाइवलीहुड मिशन ने स्कॉच अवार्ड जीता है अंडर द थीम ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 गोल्ड की कैटेगरी में, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया इसके आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए इन क्रिएटिंग द मार्केटिंग एवेन्यूज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फाइन, तो आपको याद रखना है कि ये अवार्ड जीता है जम्मू एंड कश्मीर में। फाइन, देखिए इसके अलावा नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है हाल ही में इसने अपना पहला ईयर कंप्लीट किया है ऑन 12 जुलाई, मतलब पहला ईयर ऑफ साइंस कंप्लीट किया है ऑन 12 जुलाई। और ये जो स्पेस एजेंसी है नासा की ये इसकी एनिवर्सरी को कमेमोरेट कर रही है बाय रिलीजिंग अ न्यू साइंस इमेज लाइव स्ट्रीम की हेल्प से। तो 12 जुलाई 2023 को नासा ने अपना पहला ईयर कंप्लीट किया है ऑन 12 जुलाई, मतलब पहला ईयर ऑफ साइंस कंप्लीट किया है ऑन 12 जुलाई। और ये जो स्पेस एजेंसी है नासा की ये इसकी एनिवर्सरी को कमेमोरेट कर रही है बाय रिलीजिंग अ न्यू साइंस इमेज लाइव स्ट्रीम की हेल्प से।
तो बस आपको याद क्या रखना है कि हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली ईयर ऑफ साइंस कंप्लीट हुई है 12 जुलाई को। इसी वजह से आपसे पूछ सकते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा नासा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आपको 3 फैक्ट्स एंड फिगर्स के क्वेश्चंस बताने हैं। इसमें पहला है रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहा जून 2023 में। तो रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन CPI की वैल्यू थी 4.81% जून मंथ में, और एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स लास्ट मंथ राइज कर चुका है 4.49%। अगर हम इसको कंपेयर करें 2.91% से, जो कि मई में वैल्यू थी। तो किस वजह से है? मेनली बिकॉज ऑफ राइज इन वेजिटेबल प्राइसेस। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिएगा कि जून 2023 में रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहा, तो आंसर है 4.81%। सेकेंड फैक्ट एंड फिगर का क्वेश्चन है कि कितना % ऑफ GST डेडिकेटेड है कैंसर फाइटिंग ड्रग्स के लिए, या फिर मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेस के लिए, या फिर फूड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पजेस के लिए। तो GST काउंसिल ने डिसाइड किया है कि वो हर तरह के GST चार्जेस को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं कैंसर फाइटिंग ड्रग्स, मेडिसिन फॉर रेयर डिजीजेस और फूड प्रोडक्ट्स फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पजेस के लिए। ठीक है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में चेयर की 50th GST काउंसिल मीटिंग को, जो कि हुई थी नई दिल्ली में, जहां पे इन्होंने ये भी बताया कि GST एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो कि प्राइवेट ऑपरेटर्स करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि GST इसके लिए कुछ भी नहीं है, आंसर हो जाएगा 0%। थर्ड क्वेश्चन अगेन फैक्ट एंड फिगर का है। इसमें हम बात करेंगे कि GST काउंसिल ने कितना % ऑफ टैक्स इम्पोज किया है ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड कैसीनोज के ऊपर। तो मोर देन 130 ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज और इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सेंटर को अप्रोच किया है हाल ही में, ताकि सेंटर रिकंसिडर करे अपने प्रपोज्ड GST को ऑन द फुल फेस वैल्यू फॉर ऑनलाइन गेमिंग। कितना इन्होंने इम्पोज किया था? तो GST इम्पोज होगा ऐसे लोगों पे 28% का। ठीक है, तो एक बार GST लॉ में अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद ये जो 28% की GST जो लेवी हो रही है ऑनलाइन गेमिंग पे, उसकी इफेक्टिव डेट भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल सेंटर ने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन गेमिंग या फिर हॉर्स रेसिंग और कैसीनोज के ऊपर 28% का GST इम्पोज किया जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर के क्वेश्चन हो गए जो आपको ध्यान में रखने होंगे। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर कर लिया, और अब हम चलेंगे हमारी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, और इनका जवाब अब आपको कमेंट्स में बताना है। ये क्वेश्चंस हम कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में लिखिएगा। जो आपको नहीं आते कोई बात नहीं, आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के वहाँ से याद कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है, और अगर आप हमारे साथ कंसिस्टेंट बने रहेंगे यहाँ से, तो एक दिन ज़रूर आएगा जब आप ये 5 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से गेस कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Hadsana signing off.